हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। टिश्यू क्या था? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू हमने खत्म कर लिया था। जो डेफिनेशन हमने प्लांट टिश्यू के लिए अप्लाई किया था, सेम टू सेम डेफिनेशन एनिमल टिश्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल टिश्यू भी क्या है? एनिमल टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल्स ही, और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं? एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी एनिमल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी दुनिया में सारे एनिमल्स इन्हीं 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल और या फिर इसको एपिथेलियम भी कहा जाता है। याद करो, मैंने बताया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या था? एपिडर्मिस प्लांट के अंदर क्या था? आउटर कवरिंग था। अगर एपिडर्मिस नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाओ, उसमें एपिडर्मिस मैंने समझाया है। एपिडर्मिस एक प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, यानी सेल्स का आउटर लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कवरिंग भी है। सेम कंडीशन इसमें भी, यानी इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू क्या करेंगे? फॉर्म, कवरिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और कवर करेंगे उसको। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, नाम में छुपा है, यानी कनेक्शन, यानी ये ऐसा टिश्यू है जो कनेक्शन बनाएगा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। कनेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन। बताओ, गैसेस, मिनरल, न्यूट्रिएंट, इनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? किसी ने ब्लड के थ्रू होता है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है। तो ये बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। हमारा बोन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स की बात की जा रही है। तो मसल हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मसल्स किस चीज में हेल्प करेगा? मूवमेंट में और लोकोमोशन में। होता क्या ये? लोकोमोशन याद रखना, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, यानी मूव करते हुए अपने प्लेस को चेंज कर पा रहा है, तो इस प्रोसेस को लोकोमोशन भी कहेंगे और मूवमेंट भी कहेंगे। यानी मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोकोमोशन मूवमेंट दोनों कर रहा हूं। यानी अब मैं सिर्फ मूवमेंट कर रहा हूं, यानी लोकोमोशन नहीं कर रहा हूं। यानी कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस को चेंज कर रहा है तो वो लोकोमोशन मूवमेंट दोनों कर रहा है। अगर प्लेस को चेंज किए बिना कुछ मूवमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, लोकोमोशन नहीं कर रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स की बात की जा रही है। टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। इम्पल्सेस सिंपली आप समझ लो कि सिग्नल्स के बारे में बात की जा रही है, यानी बॉडी में, हमारी बॉडी में कब क्या होना है, कब क्या हो रहा है, इस चीज का जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्रेन के पास। तो इसको ले जाने वाले कौन से टिश्यू होंगे? नर्वस टिश्यू होंगे। यानी इसको देख के मुझे अपने घर की वायरिंग की याद आती है। यानी हमारा फैन, हमारा बल्ब, ये सब क्या है? एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है। और हमारे ब्रेन में भी वैसे ही कनेक्शन है, यानी हर एक ऑर्गन का कमांड किसके पास है? ब्रेन के पास। वैसे हर एक अप्लायंसेस का कमांड किसके पास है? स्विच के पास। ऐसा कह सकते हैं। तो यही था हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, और इसको ब्रीफ में अब पढ़ते हैं हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स याद करो। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखवाया है आपको, ये सीक्वेंस वाइज एक और चीजें होती है, पावर ऑफ डिवीजन, यानी सबसे ज्यादा डिवाइड कौन कर सकता है? एपिथेलियल टिश्यू। उससे कम कौन कर सकता है? कनेक्टिव टिश्यू। उससे कम कौन कर सकता है? मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू जो कभी डिवाइड ही नहीं करते, यानी एक बार हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू बन गया, उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है लेकिन डिवीजन कभी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम भी इसको कहते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन और थेलिया का मतलब ग्रोथ, यानी एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करे, इसीलिए एपिथेलियल। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है, अ टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस सीट, यानी ये जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स टाइटली पैक होते हैं और एक कंटिन्यूअस सीट बना देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू है, यानी इसके बीच में स्पेसेस नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, यानी इन सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होगा, बट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, यानी इसके बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट हो सकता है लेकिन स्पेस कभी नहीं प्रेजेंट होगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज आर अनेबल टू पास दिस टिश्यू, सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने के कारण क्या होता है? ब्लड वेसल्स, जो भी कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी हैं, जो ब्लड वेसल्स है वो इस टिश्यू के अंदर एंटर नहीं कर सकती।
अगर इंटर नहीं कर सकती तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। यानी अगर बिना ब्लड सप्लाई के कोई टिश्यू कैसे ग्रो कर सकता है। तो यहाँ एक चीजें देखेंगे हम लोग कैसे कर सकता है। बस याद रखना कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स लाइनिंग और कवरिंग ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी। यानी हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, उस लेयर, वो लेयर किसका होगा, एपिथेलियल टिश्यू का होगा। किसी ऑर्गन के अंदर, कोई ऑर्गन है जो हॉलो है, खोखला है, तो उसके अंदर का जो कवरिंग है, बाहर का जो कवरिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होगा। इट हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी इसके पास डिवाइड करने का बहुत ग्रेट पावर है, जो कि मैंने अभी बताया था। सबसे अच्छे से डिवाइड कौन कर सकता है, एपिथेलियल टिश्यू। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ऑरिजिनेट फर्स्ट, यानी याद करो जब क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करके क्या बनता था, जाइगोट बनता था। वो जाइगोट में डिवीजन होते होते एक पूरा का पूरा बेबी बनता था। तो ये डिवीजन होने के दौरान जो सबसे फर्स्ट टिश्यू अराइज होता है उस बेबी का, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू से ही स्टार्ट होगी एक टिश्यू की जर्नी, कह सकते हैं। उसके बाद बाकी टिश्यूज आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ का डायग्राम देखो, डायग्राम में मैंने एपिथेलियम बनाया है, उसके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन है, किसकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। और नीचे कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन इसके थ्रू, यानी ये सेल्स कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिससे ये मेम्ब्रेन बना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये दोनों के बीच में क्या करता है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है, यानी दोनों को अलग रखता है, कनेक्टिव टिश्यू को अलग रखता है और एपिथेलियम को, इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है। तो क्या होता है, इसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, यानी ये टिश्यूज के अंदर से, कनेक्टिव टिश्यू से में ब्लड बहुत ज्यादा है, ब्लड सप्लाई बहुत हाई है, तो यहाँ से ब्लड डिफ्यूज होकर इस टिश्यू के सेल्स तक पहुंच जाता है। और इस सेल से नीचे इसका जो वेस्ट है वो डिफ्यूज होके इस कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से इसका ब्लड सर्कुलेशन होता है और डायरेक्टली कोई भी ब्लड वेसल्स एपिथेलियम के अंदर नहीं इंटर होते। एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर्स, यानी कितने सेल लेयर्स हैं, सेल के लेयर्स है कितने, उसके आधार पे दो तरीके का एपिथेलियम होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल यानी सिंगल लेयर से बना हुआ एपिथेलियम, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी एक ही सेल्स का लेयर होगा, उसको एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम कहेंगे। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये बॉडी में ऐसी जगहों पे होगा जहां स्पेस की बहुत कमी है, वहां सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन का ही एक लेयर होगा। कंपोज्ड एपिथेलियम में क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम में कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, यानी इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल के लेयर्स होंगे किसी ऑर्गन के ऊपर। इट हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, यानी ये हमारे स्किन में पाया जाता है। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि हमारा स्किन क्या है, हमारा स्किन एक कवरिंग है, इसमें कोई स्पेस की कोई कमी नहीं है, यानी ऊपर कितने भी लेयर के सेल्स आ सकते हैं। लेकिन बॉडी में बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स हैं, बहुत सारे ऐसे डक्ट्स हैं। डक्ट्स क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर कोई हार्मोन्स को पहुंचाना है कहीं हमारी बॉडी में, तो ये डक्ट के थ्रू ट्रेवल करता है। तो वो डक्ट में तो ऐसी स्पेस बहुत कम है, उसके अंदर हार्मोन को भी ट्रेवल करना है, उसके अंदर एपिथेलियम को भी रहना है, तो इसीलिए सिंपल एपिथेलियम रहेगा उसके अंदर, ताकि आसानी से जगह बना रहे और वो हार्मोन उसके अंदर, वो एंजाइम या हार्मोन उसके अंदर आसानी से ट्रेवल कर पाए। तो यही था हमारा एपिथेलियम। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सिंपल एपिथेलियम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके बारे में। एपिथेलियम का फर्स्ट पार्ट क्या था, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम में भी 4 टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, यानी उसके स्ट्रक्चर का जो मॉडिफिकेशन है, उसका जो शेप है, उसके आधार पे 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने सिंपल एपिथेलियम को। पहला क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और चौथा क्या है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है जो कि लास्ट में हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं सिंपल एपिथेलियम के अंदर। सिंपल यानी सिंगल लेयर का होगा, ये तो कंफर्म था, पहले ही हमने बात कर लिया था। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स। फिश के अगर स्किन पे आपने देखा होगा तो स्केल्स होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर्स ये कुछ हैं। तो ये फ्लैट है और स्केल्स की तरह, फिश के स्केल्स की तरह। और इनकी जो बाउंड्रीज होती है, इनकी ये जो बाउंड्री है ये इरेगुलर, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल या कोई भी फिक्स शेप का होगा, कोई शेप फिक्स नहीं है इसका। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है।
क्योंकि ये देखने में टाइल्स की तरह लगता है कि जैसे किसी टिश्यू के ऊपर टाइल्स सजा दिए गए हों, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है। इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एट टेसलेटेड एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि इसका एक वेवी अपीयरेंस दिखता है, यानी इसके जो सेल के की जो बाउंड्री है वो उसमें वेव दिख रहा है हमको। नेक्स्ट है प्रोवाइड डिफ्यूजन सरफेस, यानी इस सेल से, इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से आसानी से कोई भी चीजें डिफ्यूज हो सकती है, यानी इसके अंदर ब्लड वाटर आसानी से पास कर सकता है इस सेल्स के थ्रू, इसीलिए डिफ्यूजन सरफेस प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल यानी कहां कहां ये पाया जाएगा। फर्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में भी एक पार्ट होता है बॉमेस कैप्सूल। शायद आपको पता नहीं होगा नेफ्रॉन क्या है, लेकिन ये मैं आपके लिए, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप बताओगे कमेंट्स में कि नेफ्रॉन क्या होता है, बॉमेस कैप्सूल क्या होता है। दूसरा देखते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई यानी हमारे लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी हम जब सांस लेते हैं तो वो हवा लास्ट में एक छोटे छोटे बैग्स में जाती है लंग्स के अंदर, उसको एल्वेलाई कहते हैं। उसके अंदर होता है ये सिंपल स्क्वैमस इनर लाइनिंग ऑफ फूड पाइप एंड माउथ, यानी हमारा ये जो ईसोफेगस है जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, उसके लाइनिंग, माउथ के अंदर के जो लाइनिंग है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। और क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स है, हमारा हार्ट है, हमारी जो बॉडी कैविटी है, यानी ये पूरी बॉडी कैविटी, इसके जो अंदर इंटरनल लेयर्स है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बने हुए हैं। तो यही था हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक सेल्स, तो इसलिए लिखा है क्यूब लाइक सेल्स। इनके जो सेल्स है वो कैसे लग रहे हैं, वो क्यूब की तरह लग रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये पाया जाता है किसमें, टेस्टिस ओवरीज में। याद करो क्लास 8 पे आपने शायद पढ़ा होगा कि वहां गैमेट फॉर्मेशन होता था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। गैमेट फॉर्मेशन किसके अंदर होता था, टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर। यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स थे जो डिवाइड होकर गैमेट बनाते थे, उन सेल्स को जर्म सेल या फिर जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। और ये वही सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम, वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट जैसे स्पर्म या फिर ओवम। नेक्स्ट है देयर फंक्शंस आर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। इस सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के जो फंक्शन है वो क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल्स को, या तो कुछ सिक्रीट करते हैं या तो एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो ये सब अलग अलग फंक्शंस अलग अलग जगह पे परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो ग्लैंड जो हम स्वेट रिलीज करते हैं जिस ग्लैंड के थ्रू, उस ग्लैंड की बात की जा रही है। उस ग्लैंड के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सलाइवरी ग्लैंड यानी हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, तो इसी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है, तो इस ग्लैंड के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। पैनक्रियाज के अंदर भी होते हैं। देखो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है मैं बता देता हूँ। नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी के अंदर पाया जाता है। आपको पता होगा किडनी में क्या होता है, किडनी में हमारे जो ब्लड है वो जाकर फिल्टर होता है, उस फिल्ट्रेशन के बाद जो भी वेस्ट होता है उसको यूरिन कहते हैं, यानी यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको ही नेफ्रॉन कहते हैं, इसको ही नेफ्रॉन कहते हैं। मैंने वहां लिखवाया था बॉमेंस कैप्सूल, इस रीजन को बॉमेंस कैप्सूल कहा जाता है, बॉमेंस कैप्सूल। इस रीजन को पीसीटी कहा जाता है, पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, और इसको डीसीटी कहा जाता है। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो याद रखना। नेक्स्ट है, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो क्लास 10th के जो लास्ट जो टॉपिक है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में आप देख सकते हो, ये बहुत ब्रीफ में मैंने समझाया क्लास 10th के वीडियो में। यहाँ देखते हैं, यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, देखो इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी मॉडिफाई होकर अलग अलग टाइप के एपिथेलियम बनाते हैं, यानी क्यूबॉइडल के अंदर ही मॉडिफिकेशन होगा। तो इसके अंदर भी एक मॉडिफिकेशन है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि सिंपल के अंदर आ रहा है, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अंदर सेल्स वैसे ही होंगे
याद करना, ये जो चीजें बना रही है कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो सारे के सारे एपिथेलियम में कॉमन होगा। वो बार बार नहीं मैं बना रहा हूं, लेकिन आप समझोगे अपने से। इसके जो ऊपर का लेयर है, यानी इस सेल का जो ऊपर का लेयर है वो मॉडिफाई हो जाता है कुछ ऐसे ब्रश की तरफ स्ट्रक्चर में, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी चीजें एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कहाँ होता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी इस नेफ्रॉन के, इसको नेफ्रॉन कहते हैं, इस नेफ्रॉन के पीसीटी रीजन में, यानी इस रीजन में पाया जाता है। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मान लो इसके अंदर यूरिन पास कर रहा है, यूरिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो बॉडी में इसेंशियल है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो यूरिन में नहीं जाने चाहिए, उन चीजों को ये सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे इस माइक्रोविलाई के हेल्प से। तो ये इस रीजन में पाया जाएगा। नेक्स्ट है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स है। सीलिया यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी बॉडी में किसी लिक्विड का फ्लो होता है तो उसका, उस लिक्विड का फ्लो या फिर किसी भी चीज का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो जाए, इस काम को कौन कराएंगे, ये सीलिया कराएंगे, ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कराएंगे। तो ये कहाँ पाया जाएगा, नेक ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी इस रीजन में या फिर इस रीजन में। तो ये सीलिया कैसे मूव करता है, मान लो ऊपर से कुछ पास आउट हो रहा है किसी ब्लड वेसल के अंदर, यानी मान लिया कि ये एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल या फिर ये ट्यूब, ये नेक रीजन नेफ्रॉन का, इस रीजन में कोई लिक्विड पास आउट हो रहा है। तो ये जो सेल्स है, इनके अंदर जो सीलिया है, ये सीलिया मूव करेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ताकि ये जो चीजें पास हो रही है वो एक ही डायरेक्शन, पीछे की तरफ ना आए। तो कैसे मूव करता है, ये सीलिया इस तरीके से आगे की तरफ जाकर फिर पीछे हो जाता है, आगे की तरफ जाकर फिर पीछे हो जाता है। इस तरीके से किसी भी चीज का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाता है। तो यही था हमारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि कॉलमनर शेप होता है। कॉलमनर मतलब पिलर लाइक सेल्स। इसका जो शेप होगा वो टॉल होगा और सिलिंड्रिकल होगा। सोचो ये सिलिंड्रिकल होने के कारण इनके सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो बेस पे आ जाएगा ग्रेविटी के कारण, और इनका जो शेप हो जाएगा वो इलोंगेटेड शेप हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ देयर सेल्स। इनका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, या तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे या कुछ सिक्रीट करेंगे। एग्जांपल में क्या है, इंटेस्टाइन, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाए जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ये इसमें जो विंड पाइप है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे। फॉलिपियन ट्यूब आपने पढ़ा था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके अंदर फॉलिपियन ट्यूब था। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है लीवर, और नेक्स्ट है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या है, याद करो, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता था। गॉल ब्लैडर से एक बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और वो सिक्रीशन जिस डक्ट के थ्रू होता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं। तो उसके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाएंगे, और ETC और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। अब इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन है, जिस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर हमने मॉडिफिकेशन देखा था। तो पहला है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। आप खुद से डायग्राम बना सकते हो इसका, यानी कुछ ऐसे ही सेल्स के ऊपर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो वो हो जाएगा ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। एग्जांपल होगा गॉल ब्लैडर। अभी मैंने बताया था गॉल ब्लैडर जहां बाइल जूस का स्टोरेज होता है, लिवर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके अंदर हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो अभी क्यूबॉइडल के केस में मैंने बनाया था, ऐसे ही सेम इसके अंदर बनेगा कॉलमनर के अंदर, वही हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका एग्जांपल है फॉलिपियन ट्यूब। देखो वहां सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, उसके अंदर एग्जांपल मैंने लिखवाया था नेफ्रॉन, नेक ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन बहुत पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये कॉलमनर है, इसका तो लेंथ और ज्यादा है, तो इसको ऐसे एरिया में रहना है जहां एरिया ज्यादा है, जहां जगह ज्यादा है। तो फॉलिपियन ट्यूब है जो ज्यादा ब्रॉड होता है अगर कंपेयर करें नेफ्रॉन से। तो नेक्स्ट है ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, यानी जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो हमारे स्टोमक में क्या सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो स्टोमक के अंदर होते हैं कोलॉन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन को कोलॉन भी कहते हैं लोग। तो ये सब कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, तो ये ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा ये सिक्रीट करते हैं। मैंने नोट में लिखवाया है कि सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो वो क्या होता है, यानी ये मान लो क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर कोई भी एपिथेलियम बना दिया मैंने,
अब ये जो एपिथेलियम ये क्या करेगा, इसके ऊपर मान लो प्रेशर पड़ा तो ये एपिथेलियम इस तरीके से घूम गया। अब ये क्या हो गया, ये ग्लैंड बना दिया, ये ग्लैंड बना दिया। अब इससे कुछ सिक्रीशन हो सकता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे बना होगा, यही क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर एपिथेलियम अंदर की तरफ मुड़े होंगे और ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फॉर्मेशन हो गया होगा, क्योंकि ये एक सेल से ज्यादा बना हुआ, ये मल्टी सेलर है। तो ये था हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जैसा कि इसका नाम देखते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। बायोलॉजी में ये टर्म, बायोलॉजी क्या किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये टर्म दिखता है स्यूडो, तो इसका मतलब समझेंगे फॉल्स। तो स्ट्रैटिफाइड वर्ड आया स्ट्रैटा से, यानी फॉल्स लेयर कह सकते हैं। स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम यानी ऐसा सेल का लेयर जो देखने में मल्टी सेलर लगता हो, बहुत सारे लेयर्स का लगता हो, लेकिन वो फॉल्स हो, वो सही नहीं हो। नेक्स्ट है दीज आर पिलर लाइक सेल्स सो दे कैन बी कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। अगर इन सेल्स को देखो तो मानो लगता है कि कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर ही कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव हुआ होगा, तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बन गए होंगे। These are single layer of cells but look like multicellular, so known as pseudostratified epithelium. इन सेल्स को देख के लगता है कि ये मल्टीसेलर है, यानी बहुत सारे सेल्स के लेयर हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिंगल सेल लेयर है। ध्यान देना, नीचे वाले मैंने इस रीजन को बताया था जो एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है। क्या था वो था बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कोई भी सेल अगर डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है तो वो सिंगल लेयर ही कहलाएगा। तो ये सिंगल लेयर ही सेल्स है, बस इनका क्या है, इनका जो लेंथ है वो वेरिएबल है, यानी लेंथ हर सेल्स का अलग अलग है। तो इसीलिए मानो देखकर लगता है कि ये मल्टी सेलर है, मल्टी लेयर्ड है। सेल्स ऑफ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज वेरिएबल इन लेंथ बट प्रेजेंट ऑन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड यूनिलेयर्ड। तो इसको यूनिलेयर्ड कहते हैं। अब देखो, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन वो बहुत हायर क्लासेस में आप जाओगे तब जाकर आप जान पाओगे। मैंने यहाँ तक भी बताया, बहुत डीप में मैं जाकर बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि मैं हर एक एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आखिर वो एग्जाम्पल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर भी एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं PSCCGE, जिसका फुल फॉर्म है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड नेजल चैम्बर्स। यानी जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो पार्ट है, यही तीनों पार्ट है। तो इन्हीं तीनों पार्ट्स में ये PSCCGE एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो यही था हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम।